जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार अहमदाबाद गुजरात से। दोस्तों, आजकल जो विकास मॉडल की बड़ी बड़ी बातें होती है कि गुजरात विकास में नंबर वन है, गुजरात अलग अलग चीज़ों में नंबर वन है, पर गुजरात किन किन चीज़ों में नंबर वन है वो आज मैं आपको बताने के लिए पेश हुआ हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको अपनी एक आप बीती के बारे में बताने आया हूँ। और गुजरात नंबर वन है वो किन चीज़ों में है, तो अपराध में नंबर वन है, भ्रष्टाचार में नंबर वन है, आपराधिक प्रवृत्तियों में नंबर वन है, स्वास्थ्य सेवा के नाम पर जीरो नंबर वन है, जीरो है एकदम, उसमें नंबर वन है, सबसे आगे है। कानून व्यवस्था में नंबर वन है, मतलब कानून व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है मगर नंबर वन है। वो कुछ मीडिया चैनल दिखाते रहते हैं कि नंबर वन है, नंबर वन है। उन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, मीडिया की बातों में। दोस्तों, मैं अपनी आप बीती आपको इसलिए बताने आया हूँ कि ताकि आप लोग भी इस सच्चाई से वाकिफ़ हों कि नंबर वन गुजरात मॉडल, जो बड़ी बड़ी बातें होती है देश में, आखिर सच्चाई क्या है, मैं उसके बारे में आपको वाकिफ़ करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं वो आपसे आपसे शेयर करने आया हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस ये है मेरा कि 24/10/2023 के दिन सुबह मेरे बड़े बेटे को पाँव में चोट लगी थी, और पाँव में चोट बहुत भयंकर थी। उसकी हड्डी टूटकर बाहर आ गई थी। तब रास्ते में जहाँ पर उसे चोट लगी थी, तो रास्ते में अन्य लोगों की सहायता से उसको अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया। अहमदाबाद का शाहीबाग सिविल हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, वहाँ ले जाया गया उसे। इमरजेंसी ट्रोमा सेंटर में वहाँ पर ले जाया गया तुरंत। और मुझे खबर मिली तो मैं अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचा। वहाँ जाकर मैंने देखा कि मेरे बेटे के बाएं पैर में गंभीर चोट लगी हुई है, हड्डी थोड़ी सी बाहर आ चुकी है और खूब खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। तब मैंने ये देखा और मैंने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट किया। हालांकि मैं चोट देखकर मुझे ये अनुमान हो चुका था कि इसमें ऑपरेशन के अलावा और कोई इलाज संभव नहीं है। तब मैंने वहाँ उपस्थित डॉक्टरों से रिक्वेस्ट किया और उसका खून बंद करने का मैंने अनुरोध किया। वो क्यों किया? क्योंकि कई बार क्या होता है कि सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल पे कोई कानून लागू नहीं पड़ता है। इनकी सारी भूल, अपराध, लापरवाहियाँ माफ़ हो जाती हैं क्योंकि सरकार का इन पर आशीर्वाद रहता है। तो हुआ ये कि जब मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया तब उन्होंने देखा और मेरे पे दया करने के इरादे से मेरे बेटे का जो खून बह रहा था पाँव से, उसे बंद करवाने का उन्होंने प्रबंध किया और उसको टाँके लगा दिए वहाँ पर। टाँके लगने के बाद काफ़ी हद तक खून बंद हो गया। उसके बाद जो ज़रूरी जांच करनी थी, एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट वगैरह, जो भी इन्होंने किया और उसे सिविल हॉस्पिटल के E2 वार्ड में दाखिल किया गया। अब दाखिल किया गया, उसके बाद डॉक्टरों द्वारा हमें कहा गया कि इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। तो हमने भी सहमति दिखाई कि ठीक है साहब, ऑपरेशन कीजिए। तो दोस्तों, इस ऑपरेशन की घटना मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसमें हकीकत क्या थी मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। हुआ क्या है वो सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुआ ये कि जो मेरे बेटे को राइट साइड के पैर में चोट लगी थी, उसके अलावा उसकी बॉडी में कहीं पर भी एक्स्ट्रा कोई भी खरोच, चोट या चोट का निशान नहीं था। तो यहाँ तक बात आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब हुआ ये कि E2 वार्ड में उसे रखा गया और उसके दूसरे दिन सिविल हॉस्पिटल के हड्डी विभाग के डॉक्टरों द्वारा उसे ऑपरेशन के लिए सुबह 8 बजे ट्रोमा सेंटर के ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। और वहाँ पर उसे सुबह सुबह ले जाया गया अंदर। और अजीब ये था दोस्तों कि उसको ले जाने के बाद कई मरीजों को अलग अलग नंबर वाइज उनको ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, पर मेरे बेटे को सुबह से अंदर ले गए थे और शाम तक 7 से 8 बजे के आसपास का टाइम होगा, इतने बजे तक उन्होंने उसे अंदर ही रखा।
अब अंदर रखा तो मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया, एक पिता होने के नाते। मैंने देखा कि सारे पेशेंट्स को इन लोगों ने बाहर निकाल दिया, मगर मेरे बेटे को क्यों बाहर नहीं निकाला जा रहा। तब जाकर मैंने वहाँ उपस्थित डॉक्टरों से पूछा कि साहब, सब लोगों को आपने बाहर निकाल दिया, मेरे बेटे को क्यों रखा हुआ है अंदर। तो एक तरह से उन्होंने मेरे बेटे को कैद करके रखा था। उसके पीछे का रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको, क्यों कैद करके रखा था। तो घटना ये हुई थी ऑपरेशन थिएटर के अंदर कि होना था मेरे बेटे के राइट पैर का ऑपरेशन, और उन लोगों ने वो ऑपरेशन तो किया, पर अंदर ऑपरेशन के दौरान किसी डॉक्टर की लापरवाही से या किसी की गलती से, किसी डॉक्टर की गलती से या जानबूझकर मेरे बेटे के गले, यहाँ पर शोल्डर के भाग पर और छाती में, यहाँ दिल के पास किसी गंभीर केमिकल, जो ज्वलनशील, अति ज्वलनशील केमिकल होता है, उस केमिकल द्वारा उसके इन अंगों को जला दिया गया था। अब ये मुझे कैसे पता चला, तो ये भी बात मैं आपको बताऊंगा आगे। पता मुझे ऐसे चला कि जब मैंने डॉक्टरों को मेरे बेटे को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकालने की रिक्वेस्ट की, तब डॉक्टरों ने किया था राइट पैर का, बाएं पैर का ऑपरेशन उन्होंने किया था। पर उन्होंने बाएं पैर का जो ऑपरेशन था उसे ढकने के बजाय, वहाँ बैक्टीरिया ना फैले, वहाँ कोई इन्फेक्शन ना लगे, उसे ढकने के बजाय उसके शरीर के इन भाग को, गले से लेके इतने भाग को वो लोग ढककर ले जा रहे थे। और दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, जब किसी के भी परिवार में ऐसा कोई हादसा होता है तो उसका माइंड बहुत जल्दी इतना काम नहीं करता है, और वो टेंशन में रहता है कि बस ठीक हो जाए, हमारा परिवार का सदस्य ठीक हो जाए, और हमारा नॉर्मली फोकस उसी पे ही रहता है। अब हुआ ये कि ऑपरेशन थिएटर से उसको, मेरे बेटे को ले जा रहे थे E2 वार्ड में शिफ्ट करने, उसे दाखिल वापस वहाँ आराम करने के लिए ले जा रहे थे। और उस दौरान जब उसे बेड पर लिटाया जा रहा था वार्ड में, लिटाने के बाद उसके जो शरीर पर उन्होंने यहाँ पे गले से लेकर छाती के भाग को ढकने के लिए चादर जो ढकी हुई थी, वो चादर हट गई। और चादर हटी तो मेरी नज़र वहाँ पड़ी। तब मैंने वहाँ पर उपस्थित वार्ड में ही, जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वो वार्ड में भी आए थे, तब उनसे मैंने पूछा कि साहब, ये क्या दिक्कत हुई है। तो पहले तो डॉक्टर मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे थे। फिर एक डॉक्टर ने कहा कि ये गर्म पानी के बाटले रखे थे हमने, तो उसका रिएक्शन हुआ है और उसके कारण ये जल गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गर्म पानी के बाटले क्यों रखे इन्होंने। फिर भी मेरे पास मजबूरी थी, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, और मुझे उन लोगों पे, मतलब डॉक्टरों पे भरोसा करने के अलावा और कोई मेरे पास रास्ता नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर पे भरोसा करना पड़ता है, वो ट्रीटमेंट करता है हमारा, उस पर भरोसा करना पड़ता है। इसीलिए भरोसे के चलते डॉक्टर हमें जहर की गोली भी दे तो भी खा लेनी पड़ती है, क्योंकि भरोसा करना पड़ता है। और उसमें भी अगर सरकारी अस्पताल हो तो भाई क्या बात है। अब दोस्तों, हुआ ये कि उस समय उन लोगों ने मुझे इस तरह का बयान दिया, और मेरी मजबूरी थी कि मैं उन पर ट्रस्ट करूं, विश्वास करूं, क्योंकि मेरा बेटा उनकी कस्टडी में था। तो मैं चुप रहा और मैंने देखा। पर सामान्य तौर पे दोस्तों, जब किसी के पाँव का या किसी ऐसी एक्सीडेंटल इंजरी का जो ऑपरेशन होता है, तो उसे नॉर्मली 2 से 3 दिन अस्पताल में रखा जाता है। परंतु मेरे बेटे को दूसरे दिन ही छुट्टी दे दी गई। आज ऑपरेशन हुआ, कल छुट्टी दे दिया गया, भाई आप अपने बच्चे को घर ले जाओ। इसके पीछे का भी मैं अब कारण समझ रहा हूँ। इसके पीछे का कारण ये था कि अन्य मरीजों को इस बात का पता न चले, हॉस्पिटल में हंगामा ना हो, उन पर कोई कार्रवाई ना हो, उनका कोई लाइसेंस रद्द ना हो, या उन पर कोई सज़ा ना हो। तो इस तरह का एक आयोजन था। और किसका आदेश था ये भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि सीनियर, जो इनके वरिष्ठ डॉक्टर होते हैं, उनके आदेश के अलावा ऐसा उनकी करने की हिम्मत नहीं होती है। क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल में बैठ के व्हाट्सएप पे पेशेंट का फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे अपने सीनियर को भेजते हैं कि भाई आप देखिए सर, इसमें क्या करना है, तो वो लोग इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते।
तो बाद में ये हुआ कि दोस्तों हमें छुट्टी दे दी गई। अब छुट्टी दे दी गई तब भी मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर एक भरोसे की भावना थी कि भाई शायद चलो ये जो कह रहे हैं वो हुआ होगा। फिर मैंने अपने बेटे को घर पे लाया और घर पे लाके उसकी जो ट्रीटमेंट करनी थी, दवाइयाँ गोलियाँ जो भी ट्रीटमेंट था, और उन लोगों ने जो गले और यहाँ पे जो गले में और शोल्डर और छाती के भाग में जो जलाया हुआ था उसके लिए महंगे महंगे क्रीम, 700 रुपये वाला एक क्रीम लिख के दिया था, वो भी मैं लगाता था। उसके बाद हम लोग रेगुलरली चेकअप करवाने के लिए जाते थे। तब भी हम वहाँ पर अपनी बात रखते थे कि साहब ये जो जलाया है इसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, मेरे बच्चे का भविष्य ख़राब होगा, आगे चल के शादी ब्याह है, सामाजिक जीवन है, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो हर बार हमें मूर्ख बनाया जाता था और एक ही बात कही जाती थी कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब ये गर्म पानी वाली बात है ना साहब, आप याद रखिएगा दोस्तों, गर्म पानी वाली बात ये लोग कह रहे हैं। उसके बाद आगे चलकर इन लोगों ने हमारा समय बिगाड़ा। हर बार हम लोग जाते, हमारी ये बात भी रखते कि छाती में जलाया है, गले के भाग में जलाया है, उसकी ट्रीटमेंट कीजिए। वो हर बार ट्यूब लिख के देते और एक ही मीठा सा आश्वासन देते कि भाई मिट जाएगा, करते रहते। फिर हम लोगों ने अपना समय देखा कि ज़्यादा समय हो रहा है, फिर उन्होंने हमें आश्वासन देने के लिए और एक सेटिंग करके, एक ज़ोरदार डॉक्टर को बचाता है, और उसमें भी सरकारी डॉक्टर को तो बचाएगा ही, वो ज़रूरी है। तो हमें प्लास्टिक सर्जन डॉक्टरों से मिलवाया, हड्डी विभाग के डॉक्टरों ने। और प्लास्टिक सर्जन से जब हम जाके मिले तो आपको अजीब लगेगा दोस्तों, दोनों के स्टेटमेंट में ज़मीन आसमान का अंतर था। जबकि प्लास्टिक सर्जन ने कोई ऑपरेशन नहीं किया, पर प्लास्टिक सर्जन की कहानी कुछ अलग थी। हड्डी विभाग वाले डॉक्टर कह रहे हैं कि गर्म पानी रखा था इसीलिए जल गया और प्लास्टिक सर्जन ये कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन होता है तो वायरें डाली जाती है, उस वायर का शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, इस कारण से इसका ये जो बॉडी में चेस्ट और गले और शोल्डर का जो भाग है वो जल गया है। सोचिए, दोनों के स्टेटमेंट में अंतर था। तब मुझे पक्का यकीन हो गया कि ज़रूर इन डॉक्टरों ने अंदर कोई लापरवाही किया है ऑपरेशन के दौरान, जिस लापरवाही को छुपाने के लिए ये लोग रोज़ नई नई कहानी बना रहे हैं। तब ये मैंने देखते हुए मुझे थोड़ा अजीब लगा, और मुझे एक साजिश की, एक गलती, जो अपराध हुआ है उस अपराध की बू आने लगी, और मैं समझ गया कि इन लोगों ने अपराध किया है, उसे छुपाया जा रहा है। तब मैंने सिविल हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, मुख्य अधिकारी, उनसे मिलने की कोशिश की। तो उनके कार्यालय के बाहर से ही मुझे यही हड्डी विभाग के डॉक्टर हाथ जोड़कर विनती करते हुए ले गए कि साहब आप कोई कंप्लेन मत कीजिए साहब को, हम आपके बच्चे की ट्रीटमेंट में पूरी मदद करेंगे। जो हमने गले वाला भाग जो जल गया है हमसे, उसके बारे में हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे उस मैटर में। तब जाके मैंने थोड़ा फिर भी एक भावना रखी कि भाई चलो, मदद करने की भावना दिखा रहे हैं तो मुझे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। पर दोस्तों उसके बाद ये जो डॉक्टर हैं वो मिलकर मुझे मूर्ख बना रहे थे, मेरा समय बिगाड़ रहे थे, और अपनी गलती को छुपाने के लिए रोज़ नई नई कहानियाँ बना रहे थे। तब मैंने इस विषय पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री को लिखित में शिकायत की, और लिखित में शिकायत करने के बाद सिविल हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक विभाग के ही बड़े डॉक्टर ने मुझे बुलाया। पहले तो 2 बार बुलाया और मिले नहीं। तीसरी बार जब मैं गया और मैंने कहा कि आप बार बार बुला रहे, मिलते नहीं हैं, तब वो मुझसे मिले और उन्होंने अपनी टीम का बचाव करते हुए हमें झूठा आश्वासन दिया और झूठी झूठी कहानियाँ बनाकर, बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें कर हमें वहाँ से रवाना कर दिया। परंतु दोस्तों, एक तरह से मेरे बेटे के जीवन के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है, तो उस पर मैं चुप नहीं रह सकता। तो इस विषय पर मैंने आगे मेडिकल काउंसिल जो है गुजरात का, उसमें कंप्लेन किया, जिसमें मुझे 8 जनवरी 2025 के दिन बुलाया भी गया था। मेरे बेटे को देखा भी गया,
पर वहाँ पर भी मानो स्टोरी सेट थी, पूरा प्लानिंग सेट है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल होता तो मेडिकल काउंसिल ज़रूर एक्शन लेता, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट कर्मचारी हैं ये जो डॉक्टर हैं, तो उन्हें बचाने के लिए कोई भी सीमा पार करनी पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, तो ये लोग मेरे साथ अन्याय करने के पूरे प्रयास करते रहेंगे। अब हुआ ये कि उसमें मेरी सुनवाई हुई, सुनवाई मतलब मुझे सुना गया बस। उसके बाद आज तक, आज अप्रैल महीना ख़त्म होने को आ रहा है, मुझे कोई न्याय नहीं मिला। फिर मैंने स्वास्थ्य मंत्री श्री गुजरात सरकार को कंप्लेन किया, वहाँ से मेरा कोई न्याय मुझे नहीं मिला। मैंने स्वास्थ्य सचिव, कलेक्टर साहब, जो भी हैं सरकार में बैठे, जहाँ से मुझे न्याय की उम्मीद थी, मैंने वहाँ सबको कंप्लेन किया, शिकायत किया, मगर कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये भाई इतना, मतलब शरीर का जो अंग इन्होंने जलाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। एक मिनट बता देता हूँ। ये जो इन्होंने जलाया है मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा करीब से देखना होता। ये देखिए, ये गर्म पानी से ऐसा कभी भी नहीं चलता है। ये डॉक्टर जो हैं वो एक दूसरे को बचा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे आप भी, कोई भी सामान्य आदमी भी इसमें अंदाज लगा सकता है कि कैसे। ये देखिए दोस्तों, अब पाँव का ऑपरेशन हुआ है तो ये गले में और छाती के भाग में क्या किया इन लोगों ने, इस कहानी को कोई एक्सेप्ट या इस लापरवाही को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है वो मैं भी समझ पा रहा हूँ, क्योंकि सरकारी अस्पताल है और गुजरात सरकार का इन पर पूरा आशीर्वाद है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद मैंने मजबूरन और काफ़ी विवशता के बाद मैंने देखा कि अब मेरे पास सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी मुझे, तो मैंने कोर्ट में केस किया है। कोर्ट से भी, हालांकि कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, पर इस विषय में मैं सोच रहा था कि प्रशासन आखिर क्यों इस पर काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसी महीने अप्रैल की 17 तारीख को, 17 अप्रैल 2025 को सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट साहब से मिलने गया। तो पहले तो सुपरिटेंडेंट साहब नहीं थे वहाँ पे, फिर मैं 2-2.5 घंटे में वहाँ रुका, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर क्यों इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मुझे न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। तो सिविल अस्पताल के ही सुपरिटेंडेंट साहब ने मुझे पहले मिलने बुलाया, बैठने तक को नहीं कहा। जो कुर्सियाँ रखी है वहाँ पर बैठने तक को नहीं कहा गया, और बस इतनी बात हुई, वो अपनी बात कहते रहे। उनका ये कहना था कि ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ किसी से पैसा नहीं लिया जाता है और ये सब होना आम बात है, आप एक्सेप्ट कर लो, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, सरकार हमारी है, हमारा ही शासन चलेगा और हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो हकीकत है। सिविल